जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक यूएसए के साथ, एक यूएसएसआर के साथ। मतलब अलग अलग कंट्रीज ने यूएसए के साथ और यूएसएसआर के साथ अलायंस बना लिए थे। तो जो दो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज नोन एज बायपोलैरिटी। बाय मतलब टू पोल्स हो गए थे, बायपोलैरिटी। अब चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी, अब इन 2 पावर्स को चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े। सो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री, तो अभी आपको पता है ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनीज बना रखी थी, लीस्ट डेवलप मतलब जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं थे, उन कंट्रीज पे कॉलोनीज बना रखी थी। तो इस टाइम जब ये 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये कॉलोनाइज कंट्री है ये डीकोलोनाइज होने लगी, मतलब ये इंडिपेंडेंट होने लगी। ठीक है, और फिर ये कहाँ से इमर्ज हो रही थी, मोस्टली एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। मोस्टली कंट्रीज कहाँ कॉलोनाइज कर रखी थी, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, और वहाँ पे कंट्रीज डीकोलोनाइज होने लगी। और इन्होंने अपना एक थर्ड क्या बोलते हैं वर्ड बनाया, दैट इज नोन एज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इनका मोटिव क्या था कि हम दोनों में से कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करना चाहते। दे वांट, ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहते, इसलिए इन्होंने नैम बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी के साथ हम अलाइन नहीं करेंगे। तो 5 फाउंडर्स ऑफ नैम हैं, नैम के 5 फाउंडर्स हैं। पहले तो देखो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो प्रेसिडेंट है वहाँ के। देन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड इजिप्ट के गैमल अब्दुल नजर। इन तीनों ने मीटिंग की 1956 में, और ये इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा, इन्होंने इनको सपोर्ट किया। मतलब मीटिंग तो इन्होंने ट्राई की थी, मतलब 1956 में फर्स्ट मीटिंग इन्होंने करने की सोची थी। और इन 2 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और दीज 5 केम टू बी नोन एज 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। तो नैम के 5 फाउंडर हो गए, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गैमल अब्दुल नजर, इंडोनेशिया के सुकर्नो, एंड घाना के क्वामे नक्रुमा। ठीक है, देन फर्स्ट समिट, अभी देखो 1956 में इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। एस्टैब्लिश कब हुआ था मैम, 1956 में। देन फर्स्ट समिट, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका फर्स्ट समिट कब हुआ, 1961 में, और कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको याद रखना। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, 1961 में, कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में। और कितने स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 25 मेंबर स्टेट्स थे इसके, 25 मेंबर स्टेट्स। ठीक, में 3 फैक्टर्स थे मेनली इस समिट में। सबसे पहले कोऑपरेशन ऑफ 5 कंट्रीज, इन 5 कंट्रीज का, जो ये 5 कंट्रीज हैं इनका कोऑपरेशन, एंड कोल्ड वॉर टेंशन इंक्रीजिंग एंड वाइडनिंग एरियाज। और ये किस पे फोकस कर रहे थे कि जो कोल्ड वॉर की टेंशंस हैं वो ग्रो कर रही हैं डे बाय डे, और उनके जो एरेनाज हैं, अभी हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़े थे ना, एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, वो वाइड होते जा रहे हैं। मतलब कोल्ड वॉर के एरेनाज, कोल्ड वॉर के छोटे छोटे वॉर है उसके एरेनाज बढ़ते ही जा रहे हैं। देन न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री, और जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री है वो एमर्ज कर रही हैं। और इसका प्रूफ क्या है, बाय 1961 में हुआ। देखो ये फाउंडिंग कितनी थी, 5, लेकिन इसमें फर्स्ट समिट में कितनी थी, 25। तो लगा लो 20 स्टेट्स और ऐड हुई इन 5 के अंदर। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि बाय 1916 से 60 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स ऐड हुए थे इसमें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स, अफ्रीकन की बात हो रही है, अफ्रीका की सॉरी। तो 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स थे। तो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज एमर्ज कर रही थी। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, कोऑपरेशन, कोल्ड वॉर टेंशन, एंड न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री। देन लेटेस्ट मीटिंग, अब देखो जो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, चाहे कितने, अभी हम देखो 1960 की पढ़ रहे थे, तो जो भी 1960 का टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मतलब लास्ट समिट कब हुआ, वो सब याद करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अभी तो आपके एमसीक्यूज ही आने हैं, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो जो एग्जामिनर होता है अगर उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाता है, अगर आप ये लिख दो कि लेटेस्ट समिट क्या हुआ, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, तो वो आपको उस पढ़ के फुल मार्क्स दे देता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है फुल मार्क्स गेन करने की। तो लेटेस्ट मीटिंग कब हुई, नैम की 2006 में हुई थी, और ये 14th समिट था।
लेटेस्ट मीटिंग थी, लेटेस्ट मीटिंग कौन सा था, 14th समिट था, 2006 में हुई, हवाना में हुई, 2006 में हवाना में। और इसके मेंबर स्टेट्स कितने थे, देखो पहले तो कितने थे 25 फर्स्ट में, और अब मेंबर स्टेट्स कितने हो गए 166, ठीक है। और ऑब्जर्विंग कंट्रीज थी 15 ऑब्जर्विंग कंट्रीज थी। एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूँ, लेटेस्ट मीटिंग कब हुई 2006 में हवाना में, और ये 14 समिट था। मेंबर स्टेट्स कितने थे 166 एंड ऑब्जर्विंग कंट्रीज कितनी थी 15। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, अब ना इसको डिफाइन कैसे करें, मतलब अब ये ना एक नया इंटरनेशनल और पॉलिटिकल मूवमेंट बनता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, तो बहुत सारी कंट्रीज नैम को ज्वाइन कर रही थी, तो एक वाइडली मतलब पॉलिटिकल बनता जा रहा था, और इंटरनेशनल कंट्रीज जो बहुत सारी कंट्रीज है वो इसको ज्वाइन कर रही थी। तो इसको डिफाइन करना आसान नहीं है, नैम को डिफाइन करना आसान नहीं है, मतलब एक हम इसकी क्लीन एंड नीट प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ये क्या है वो डिफाइन नहीं करेंगे, हम ये डिफाइन करेंगे ये क्या नहीं है। नैम नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अलायंस, तो नैम क्या है ये डिफाइन नहीं करना, हम इसके अंदर बुक के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि जो नैम है नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अलायंस, मतलब नैम मतलब कि किसी भी अलायंस का मेंबर ना होना, चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, दोनों का ही मेंबर नहीं होना, दैट इज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देन अब नैम क्या है, नैम इज ऑल्सो नॉट आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी, आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी, अभी ये दोनों पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आइसोलेशनिज्म रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर, आइसोलेशन मतलब देखो अभी पता है कोरोना काल में सभी को पता ही है कि आइसोलेशन क्या होता है, कि सभी से अपने आप को दूर रखना, आइसोलेट कर लेना, पता है सभी को। तो इसमें भी यही है, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर। आइसोलेशनिज्म क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को दूर रखना, ठीक है। लेकिन जो नैम है दैट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, लेकिन जो नैम है वो आइसोलेशनिज्म नहीं है, मतलब उसके अंदर जो नैम के अंदर जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड अफेयर से दूर नहीं रहती। इसका क्या प्रूफ है, इंडियाज एक्टिव रोल टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, और इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करता है पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो दो सुपर पावर्स हैं उनकी पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। देन इनकी स्ट्रेंथ क्या है, जो नैम की स्ट्रेंथ क्या है, नैम की स्ट्रेंथ है इनकी यूनिटी, यूनिटी मतलब ये जो नैम कंट्रीज हैं ये यूनाइट होके मतलब एक साथ रहती हैं सारी, एंड नॉन अलाइंड, और चाहे जो सुपर पावर्स है वो इनको कितना ही फोर्स कर ले उसके बावजूद भी ये नॉन अलाइंड रहने का ट्राई करती हैं, मतलब ये नॉन अलाइंड ही रही, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। और बुक में एक ये वन वर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट गिवन है कि आइसोलेशनिज्म क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल गिवन है कि आइसोलेशन का एग्जाम्पल है यूएस ने जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था 1987, तब से लेके बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तक उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। क्या कर लिया था, आइसोलेट। यूएस ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ 1787 से लेके 1914 तक खुद को आइसोलेट कर लिया था, दैट इज आइसोलेशन, मतलब उसका एग्जाम्पल है वो आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, दैट इज आइसोलेशनिज्म। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया एक्टिव रोल प्ले करता है टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, एंड स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी एंड नॉन अलाइंड, ठीक है। देन व्हाट इज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब स्टेइंग आउट ऑफ वार, न्यूट्रलिटी क्या होता है, मतलब जो वार है उससे दूर रखना अपने आप को, मतलब कोई किसी भी तरह का खतरा मतलब अपने ऊपर ना लेना। देन नॉट इन्वॉल्व इन वार, और वार में इन्वॉल्व ना होना, नो टेक एनी पोजीशन ऑन मोरालिटी ऑफ वार, या फिर जिस बेसिस पे वॉर हो रहा है उस पे उसकी क्या मॉरल वैल्यूज है उस पर कोई पोजीशन ना देना, मतलब बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल हो जाना, जो होता है हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दैट इज़ न्यूट्रल, मतलब ना तो वॉर में पार्टिसिपेट करना, वॉर से दूर रहना, और कोई पोजीशन भी ना लेना मॉरल वैल्यूज़ पे, दैट इज़ न्यूट्रलिटी। लेकिन जो इंडिया है दैट मतलब नैम है दैट इज़ नॉट न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रलिटी परफॉर्म नहीं करता, ना ही आइसोलेशनिज्म परफॉर्म करता, ना ही न्यूट्रलिटी परफॉर्म करता। अब इसका क्या प्रूफ है
इंडिया इन्वॉल्व इन वॉर फॉर वेरियस रीजन। तो जो इंडिया है वो वेरियस रीजन से वॉर में इन्वॉल्व भी हुआ है। जैसे अभी मैंने लास्ट में शायद एग्जांपल भी दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक वॉर में मतलब क्या बोलते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको सॉर्ट आउट करने में। ऑल्सो प्रिवेंट एंड ट्राई टू एंड वार, और ये इंडिया क्या करता था, ये वॉर प्रिवेंट करने का ट्राई करता था और ऑल्सो वॉर को एंड करने का भी ट्राई करता था। तो ना ही ये न्यूट्रलिटी परफॉर्म करते हैं जो नैम की कंट्रीज हैं, ना ही आइसोलेशनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो हम नैम को कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल नैम की डेफिनेशन देने आ जाए कि नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अलायंस, NAM did not perform isolationism and neutrality. What is NIEO? NIEO refers to New International Economic Order. देखो जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी ना जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था वो बेसिकली कौन सी कंट्रीज थी, LDCs मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो देखो USA है, USSR है, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज है। और अभी इस फेज में इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उस टाइम जब उसको इंडिपेंडेंस मिली थी तब वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती थी। ठीक है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों आती थी, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी और मोस्ट ऑफ जो उनके कंट्री के पीपल है वो पॉवर्टी में रह रहे थे। तो उनका मेन स्टेप क्या था कि उनको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट लानी थी अपनी कंट्रीज़ में। जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ हैं वो क्या चाहते थे कि उनकी कंट्रीज़ में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो और जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए, मतलब जो लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं उनकी पॉवर्टी कम हो जाए। सो दे नीड इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो क्या चाहते थे कि हमारी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, रिचर कंट्रीज़ पे, स्पेशली मतलब जिनसे उन्होंने फ्रीडम गेन की है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, उसने अपनी फ्रीडम किससे गेन की है, ब्रिटेन से। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए मतलब वो रिचर कंट्रीज़ पे डिपेंड करेगी इंडिया। अगर उसकी इकोनॉमी वीक है तो पहला स्टेप क्या था कि उनको इकोनॉमी डेवलप करनी थी अपनी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी थी अपनी कंट्री में। सो दे एस्टेब्लिश नियो मीन्स न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया उन्होंने। मतलब वही नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज है ना, उनका ये न्यू स्टेप था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो 1972 में इस कॉन्फ्रेंस में एक पॉलिसी निकली, एक रिपोर्ट आई। पहले तो क्या आई, रिपोर्ट आई, दोबारा बता देती हूँ। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 में एक रिपोर्ट आई टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो एक रिपोर्ट लाई गई टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, मतलब एक न्यू ट्रेड पॉलिसी इस्टेब्लिश कर रहे थे फॉर डेवलपमेंट के लिए, न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है ना सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरनेशनल ऑर्डर है, मतलब सो इसमें क्या था इस पॉलिसी में, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर ग्लोबल जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, 4 रिफॉर्म्स है, ये 4 रिफॉर्म्स गिवन है। तो ये 4 रिफॉर्म्स मेनली आपको याद करने हैं और 1 वर्ड के लिए UNCTAD में ये एक रिपोर्ट लाई गई थी, रिपोर्ट का नाम टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट और 1972 में लाई गई थी। ठीक है, अब इसके रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसके रिफॉर्म्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट किए हैं कॉलोनियल कंट्री ने। फॉर एग्जांपल इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज किसने एक्सप्लॉइट किए हैं, ब्रिटेन ने किए हैं। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज उसको रिटर्न करे वो कंट्री। सबसे पहले ये रिफॉर्म था, मतलब उसका जो राइट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, राइट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो उसको वापस मिले जो किसने एक्सप्लॉइट किया था, कॉलोनियल कंट्री ने। ठीक है, मतलब जिसने कॉलोनी बनाई थी, हमारे यहाँ पे ब्रिटेन ने बनाई थी। देन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, और सेकंड डिमांड क्या, रिफॉर्म क्या था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको वेस्टर्न मार्केट्स में परफॉर्म करने की क्या बोलते हैं परमिशन मिले, ताकि जो वो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो वेस्टर्न मार्केट में भेजें, मतलब रिचर कंट्रीज में भेजें और वहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट अर्न हो। देन द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज से
मतलब इंपोर्ट कराते थे उनकी कॉस्ट कम कर दी जाए, ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। कई बार टेक्नोलॉजी की कॉस्ट हाई होती है, इसलिए टेक्नोलॉजी आ ही नहीं पाती। सो दे वांट कि जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज हमें प्रोवाइड करती है उसकी कॉस्ट कम हो जाए थोड़ी सी। देन इंक्रीज रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और एक और रिफॉर्म क्या था, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का रोल है वो इंक्रीज कर दिया जाए। अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का रोल इंक्रीज कर दिया जाए। सो 4 नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, वेस्टर्न मार्केट्स में एक्सेस दिलवाया जाए, देन जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डाउन कर दी जाए, एंड इंक्रीज रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। देन अब देखो 1961 में फर्स्ट समिट हुआ था, हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया, कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में। उस टाइम जब फर्स्ट समिट हुआ था उनका, तो उसमें 25 मेंबर स्टेट्स ने परफॉर्म किया था, याद है आपको। तो उसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज है वो इतने मैटर नहीं करते थे 1961 में। लेकिन जब 1970s का टाइम था, मिड 1970 मतलब 1975 के बाद से जो नैम है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। मतलब फर्स्ट समिट कब हुआ था 1961 में, और 1975 तक ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया, क्योंकि इनको समझ आने लगी कि अगर हमें खुद को डेवलप करना है, कंट्री को डेवलप करना है, तो हमें पॉवर्टी कम करनी पड़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। तो इन्होंने किस पे फोकस किया, इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब इकोनॉमी पे, इकोनॉमी कंडीशंस इंप्रूव करने पे फोकस किया। तो नैम बिकम अ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। और लेट 1980s में, लेकिन देखो मई 1975 में इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बना, लेकिन लेट 1980s में दे फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने मतलब वो इनको अपोज करने लगे, तो ये थोड़े डाउन चले गए। मतलब पहले तो इनका एजेंडा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 1980s में आते आते इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि कंपटीशन आ रहा था डेवलप्ड कंट्रीज से। सो ये मतलब एक तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डाउन चला गया। इंडिया एंड कोल्ड वार, इंडिया का कोल्ड वार में क्या पार्टिसिपेशन रहा वो स्टडी करेंगे। इंडिया का जो कोल्ड वार में 2 फोल्ड पार्टिसिपेशन रहा है। सबसे पहले स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस, जो भी यूएसएसआर का अलायंस था या यूएसए का अलायंस था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस, वार्सा पैक्ट और नेटो, उससे दूर रहना। दैट इज़ द मेन रोल दैट इज प्लेड बाय इंडिया इन कोल्ड वॉर एरा, कि किसी भी अलायंस से दूर रह के हम खुद स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंट्री है अगर उसको डेवलप होना है तो वो अलायंस ज्वाइन करे ही। खुद की भी एक पॉलिसी होती है, खुद की स्ट्रेटेजी होती है कि हम किसी के साथ नहीं ज्वाइन करना चाहते। देन न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज, और जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज थी उनको भी सपोर्ट किया कि भाई उनको भी मतलब समझाया कि तुम इनसे दूर रह के भी खुद स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो 2 फोल्ड रोल प्ले किया है इंडिया ने। देन जो हमारी पॉलिसी थी इंडिया की, दैट इज़ नॉट फ्लीइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब ठीक है हम दोनों लाइन से दूर रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड के किसी भी कोई भी मैटर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। दैट डज नॉट मीन्स फ्लीइंग अवे, मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। एक्टिवली इंटरवेन इन वर्ल्ड अफेयर्स, जो भी वर्ल्ड के अफेयर्स हैं हम उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली इंटरवेन करेंगे। देन प्रिवेंट फुल स्केल वॉर, और जो मेजर रोल है इंडिया का वो क्या रहा कि जो यूएसएसआर है और जो यूएसए है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है ना उनको क्लियर करता था इंडिया। मतलब जैसे अभी कोरियन वॉर हुआ था 1950s में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था कन्फ्लिक्ट को दूर करने में। तो उनका मेन रोल क्या है कि डिफरेंसेस को क्लियर करे, ताकि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना था फुल स्केल वॉर उसको प्रिवेंट किया जा सके, प्रिवेंट फुल स्केल वॉर। देन एक और बात है कि जो इंडिया है ना उन्होंने जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज हैं उनको समझाया, मतलब उनको इसमें इंक्लूड किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि यूएसएसआर और यूएसए जो तुमको फोर्स कर रहे हैं उस अलायंस में तुम्हें जाना ही जाना है। तुम अपना खुद का अलग जो तुम्हारी पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर सकते हो। जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉपरेशन नेशन, मतलब उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉपरेशन नेशन। और जो भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो भी अभी डीकोलोनाइज हुई थी, उनको जिनको यूएसएसआर यूएसए से दूर रहना था उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया।
देन इंडियाज इंटरेस्ट। अब ये नहीं है कि भाई इंडिया का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इंडियाज इंटरेस्ट मतलब अगर इंडिया ने नैम ज्वाइन किया है तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो हुआ होगा इंडिया को, नहीं तो वो यूएसए का अलायंस भी ज्वाइन कर सकता था, उसको मिलिट्री पावर वगैरह मिलती, यूएसएसआर का भी ज्वाइन कर सकता था। लेकिन नैम बनाने में क्या बेनिफिट हुआ इंडिया को, इंडिया का इंटरेस्ट क्या था, वो स्टडी करते हैं। टेक इंटरनेशनल डिसीजंस। देखो एक यूएसए है, एक यूएसएसआर है, अगर हम उनके साथ अलायंस बनाते हैं तो हमें उनके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। ये बात मानते हो कि अगर अलायंस बनाते हैं तो उनके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या सोचा कि भाई हम अपना खुद का मूवमेंट बनाएंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और वो हमारा खुद का होगा, मतलब जो हमारी खुद की पॉलिसी होगी, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। और ये होगा कि जो इंटरनेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें हमारी वॉइस भी सुनी जाएगी, जैसे यूएसए और यूएसएसआर की सुनी जाती है। अगर वो इन दोनों में से किसी के अलायंस होते तो यूएसए ही बोलता है या फिर यूएसएसआर ही बोलता है, लेकिन इंडिया को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर हम नैम खुद की पॉलिसी बनाते हैं कोई, तो हमें भी बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम भी उतनी ही बड़ी पावर शो किए जाएंगे। सो टेक इंटरनेशनल डिसीजंस। इंटरनेशनल डिसीजंस लेने में उनका जो क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। देन नेदर अलायंस सिस्टम टेक फॉर ग्रांटेड और बिलीव। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर यूएसएस से उसको फोर्स करे, मतलब इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के पास दोनों ऑप्शन है, यूएसए और यूएसएसआर। कोई भी अलायंस अगर इंडिया को फोर्स करता है या उसको बुली करने का ट्राई करता है, तो वो उसके तो जो दूसरी है ना उसको उसके खिलाफ भड़का सकती है। मतलब अगर ये परेशान कर रहा है तो इसका साथ दे दो, ये परेशान कर रहा है तो इसका साथ दे दो, मतलब दोनों के साथ हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ ना होके भी दोनों का साथ दे सकते हैं। ये सबसे मेजर बेनिफिट था कि अगर एक कोई अलायंस हमें बुली कर रहा है या हमारा फ़ायदा ले रहा है तो हम दूसरे की तरफ हो जाए, ठीक है, तो हम दूसरे की तरफ हो जाते हैं। तो ये दो इंटरेस्ट हो गए। देन क्रिटिसिज्म। अब इस नॉन अलाइनमेंट पे इंडिया को क्रिटिसाइज कैसे कैसे किया गया। देखो हमने तो अपना इंटरेस्ट देखा कि हमें इंटरनेशनल डिसीजन लेना है, हमें कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करना, हमें किसी के नीचे दबके नहीं रहना। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो तो हर जगह से आते ही हैं। अगर उसका बेनिफिट, अगर उसके एडवांटेजेस हैं वैसे डिसएडवांटेजेस होंगी। अगर उसके बेनिफिट है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई क्रिटिसाइज भी करेगा। तो क्रिटिसिज्म क्या था, अनप्रिंसिपल्ड। जो कंट्रीज थी वो ये बोलती थी कि जो इंडिया की पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है, उसका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। ऐसे बोलती थी इंडिया को कि भाई तुम तो अनप्रिंसिपल हो, तुम किसी भी मैटर पे अपना क्या बोलते हैं अपना मतलब हाथ पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल अगर ना यूएसए के साथ जाना चाहते हो ना यूएसएसआर के साथ जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, मतलब सच को सच बोलने की, किसी का सपोर्ट करने की, ऐसा बहुत कुछ बोलते थे कि तुम्हारी जो पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है। देन एक और बोलते थे इनकंसिस्टेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, कि जो तुम्हारी पॉलिसी है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट समझते हो, और कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन करती है वो कैसे, क्योंकि जो इंडिया है उसने रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 1971 में, सॉरी यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर का सक्सेसर है रशिया। तो यूएसएसआर के साथ 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। क्यों की थी वो मैं बाद में बताती हूँ। देखो अभी इन्होंने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो ये बोलती है कि अब तुम यूएसएसआर के साथ जाते जा रहे हो, मतलब ऐसे तुम बोलने को तो नॉन अलाइंड हो, लेकिन फिर भी तुम मतलब इनडायरेक्ट वे में यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने इसका क्या जवाब दिया कि देखो भाई ना मैं यूएसएसआर के साथ हूँ ना मैं यूएसए के साथ हूँ। अब उस टाइम मेरी कंट्री में क्राइसिस चल रहा था, बांग्लादेश वॉर चल रहा था, ठीक है, मतलब 1971 में वॉर चल रहा था, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे मिलिट्री पावर चाहिए थी, मुझे वेपन्स चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन कर लिया तो मैं यूएसए से बात नहीं करूंगा। मैं यूएसए से भी दोस्ती कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। ये बात थोड़ी ना कि मैंने रशिया से साथ दोस्ती कर ली तो यूएसए के साथ दुश्मनी कर ली। अगर मैं रशिया के साथ दोस्ती कर सकता हूँ तो क्या यूएसए के साथ मेरी दुश्मनी होगी, मैं यूएसए के साथ भी दोस्ती कर सकता हूँ। तो यही फ़ायदा है कि इंडिया का बेनिफिट यही था कि अगर कोई भी एक अलायंस सिस्टम उसको ग्रांटेड करता है या बुली करता है तो दूसरे की तरफ दूसरे की साइड हो जाता है। तो ये सबसे मेजर इंटरेस्ट था। 1991 में जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया
और यूएसए एक सुपर पावर बन गई। अब देखो बायोपोलैरिटी एंड हो गया 1991 में, तो जो बायोपोलैरिटी के चैलेंजेस हैं, मतलब नैम ही है ना बायोपोलैरिटी का एक चैलेंज, तो उसका भी खत्म, मतलब वो चैलेंज भी खत्म हो गया। और जो नैम है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, मतलब चाहे वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट हो, चाहे एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो, दोनों तरह से जो नैम का इफेक्टिवनेस है वो कम हो गया था। लेकिन मेन बात ये है कि नैम नैम मतलब अब नैम के जो कोर आइडियाज़ हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं हमारे वर्ल्ड में। नैम का कोर आइडिया क्या है? नैम ये दिखाना चाहता है, अगर जो मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी अभी डीकोलोनाइज हुई थी कंट्रीज़, अगर वो सारी एक साथ आ जाएं तो वो भी एक नई पावर बना सकती है। देखो थर्ड वर्ल्ड क्यों बोला है, क्योंकि वो अगर मिल जाएं सारी डीकोलोनाइज कंट्रीज़ तो वो यूएसए और यूएसएसआर के बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोर वैल्यू तो यही है कि अगर सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएं तो वो भी सुपर पावर बन सकती हैं। दूसरा ये मतलब कोर वैल्यू है कि जो भी पुअर या डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसको डेवलप करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सुपर पावर के अंडर ही आए या सुपर पावर को फॉलो करे। वो खुद भी अपना एक अलाइंस बना के अपने आप को डेवलप कर सकती है। और थर्ड ये है कि एक ही स्ट्रेटेजी क्या थी कम्युनिज्म सोवियत यूनियन की, एक ही स्ट्रेटेजी क्या थी कैपिटलिस्ट। तो एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन बना के जो कैपिटलिस्ट है कम्युनिस्ट है दोनों को एक साथ ला दे कि उसमें कैपिटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो और कम्युनिस्ट भी इन्वॉल्व हो, तो भी एक कंट्री को रन किया जा सकता है। तो सब इंडिया ने ये 3 एग्जाम्पल शो किए। भले ही अब इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई हो, लेकिन सारे मोस्टली अब डेमोक्रेसी ही अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें कभी मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन सभी से परेशान हो के एट द एंड डेमोक्रेसी ही अडॉप्ट कर